पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट को समझने में रखिए, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है और वो मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? आप उस ऑब्जेक्ट के पीछे देखेंगे, उसके आसपास के सराउंडिंग में देखेंगे, तब पता चलेगा। पहले 1 सेकंड में 1 कदम चलता हूं, अगले 1 सेकंड में 2 कदम, फिर अगले सेकंड में 3 कदम, यानी मेरी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और यहां पर देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो ऊषा है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम पॉइंट पर वापस आ जा रही है, ए से जा रही है वापस ए पर आ जा रही है, दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हालचाल, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सबसे प्यारे इंडिया के सबसे बड़े फाउंडेशन चैनल पर, इस पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पर, जहां पर आज से आपका ये जो स्प्रिंट बैच है उसकी स्टार्टिंग होने जा रही है। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक चौबे। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का इस प्यारे से आप सभी के फाउंडेशन चैनल पर। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि मेरी एंट्री थोड़ी सी अजीब थी। पहले मैं भागता हुआ गया, फिर मैं धीरे धीरे आया और फिर मैं अचानक से आके रुक गया। यानी यहां पर आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। और भाई लिखा भी है यहां पर, चैप्टर का नाम है मोशन। यानी हम इस लेक्चर में हमारे क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन नामक, उस चैप्टर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करने वाले हैं। तो आ जाइए, आप सभी लोगों का एक बढ़िया से स्वागत है इस प्यारे से इस फिजिक्स वाला के चैनल पर। तो प्यारे बच्चे लोग, भाई एग्जाम नजदीक आ रहे हैं हम लोगों के। हम लोग दिसंबर महीने में आ चुके हैं और बहुत जल्द, यानी अगले 10 दिनों में हमारा ये जो साल है वो खत्म हो जाएगा, नए साल की शुरुआत होगी। और जब भी नया साल आता है तो अपने साथ एग्जाम्स लेकर आता है। एग्जाम्स की तैयारियों में आप सभी लोग लग गए हैं, आप लोगों ने साल भर मेहनत की है और अब एट द एंड ऑफ दिस टाइम, यानी आपको इस सेशन के एंड पर थोड़ा सा पुश चाहिए, आपको एक सपोर्ट चाहिए जिसकी आपको जरूरत है एग्जाम में एक्सेल करने की, एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने की। और उस सपोर्ट के लिए पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ रहता है। और एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आपके लिए एक ये नई सीरीज स्प्रिंट लेके, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं उससे फर्क पड़ता है। मैं आपको यहां पढ़ाने आया हूं और आप यहां पर मुझसे पढ़ने आए हैं। आपको चीजें समझना है और मुझे आपको समझाना है, बस इस चीज से फर्क पड़ता है। तो आप पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन कॉन्सेप्ट को समझने में रखिए, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है और वो मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। तो लास्ट के इन 2 महीनों में हम और जम के मेहनत करेंगे ताकि हम अपने इस साल को बेहतरीन बना सकें, अच्छे रिजल्ट के साथ हम नेक्स्ट क्लास में जाएं, 10th क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, हर बच्चे के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो भाई, आज है 19 दिसंबर, आज है स्प्रिंट का पहला लेक्चर। यह दिन बड़ा ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस दिन के साथ हमारी यादें जुड़ी हैं। कहूं तो अच्छी यादें नहीं है, बहुत दुख वाली यादें हैं, काफी दर्द होता है याद करके। आज से ठीक 1 महीने पहले 19 नवंबर को हम लोगों ने 140 करोड़ इंडियन ने क्या करें, हार गए थे। वर्ल्ड कप हुआ था और वर्ल्ड कप का फाइनल हम हार गए थे। जो सालों का सपना था तो वो टूट गया था और सालों तक ये दर्द चलता रहेगा, कोई बात नहीं, उससे हम धीरे धीरे ओवरकम होंगे। 1 महीना हो चुका है, हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लिया है, हम लोग ओवरकम करके आ चुके हैं और आज से ही आपका स्प्रिंट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो स्प्रिंट बैच है, सेम डे स्टार्ट क्यों हो रहा है? ताकि आपको जो दुख हुआ था वर्ल्ड कप हारने का, उस दुख पे थोड़ा सा मरहम लगाया जा सके और आपकी जो तैयारी है एग्जाम की उसको बूस्ट किया जा सके। तो ठीक है बच्चों, बस इतनी बातें काफी हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है और काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है, हमको पूरा चैप्टर कवर करना है, ठीक है।
सॉरी, पूरा चैप्टर कवर करना है और बहुत कम समय में, ताकि आपका ज्यादा समय भी ना लगे, आप कम समय में पूरा चैप्टर कवर कर लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर का नाम है मोशन और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स। मेरा नाम है आलोक चौबे और आप हैं इस फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। हम मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपको मैं जो चीजें हैं वो पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा भी, क्योंकि आपको पता है विजुअलाइज करके हमको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो प्रॉपर यहां पर स्मार्ट पीपीटी है, उससे एनिमेशन चलेगा, आप देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो मुझे यहां पर ऑब्जर्व करके बताइए क्या हो रहा है। यहां पर देखिए और बताइए क्या हो रहा है। एक कार है जो कि चल रही है, एक बच्चा है जो कि साइकिलिंग कर रहा है। यहां पर आपको कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी दिखाई दे रहे होंगे जो कि फ्लाई कर रहे हैं। इन सब में कॉमन क्या है? इन सभी में एक कॉमन चीज क्या है? तो प्यारे बच्चा लोग, इन सभी में एक कॉमन चीज ये है कि ये सारे ही ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज। तो इससे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में, अगर कोई सा ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं और ये ही हमारा चैप्टर है। इसी को हमें समझना है कि ये मोशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, सारा चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है एक घड़ी, जो कि हमें बता रही है समय कम है। अब घड़ी के कांटों को जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो कांटा है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? जी हां, जरा ध्यान से देखिए, ये जो कांटा है यहां पर है, फिर ये मूव करके ऐसे 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 ये कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहने वाले हैं यहां पर? हम कहेंगे दोस्तों, द पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो भाई, इनमें मोशन में कौन है? ये पूरी घड़ी का फ्रेम मोशन में है, या फिर जो आपका हैंड क्लॉक है, वो जो आपका कांटा है वो मोशन में है? कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये घड़ी का फ्रेम या फिर ये कांटा? तो भाई सिंपल सी बात है, जो पोजीशन चेंज करेगा वही तो मोशन में कहलाएगा। पूरी घड़ी तो अपनी जगह पर है, पर ये सिर्फ जो कांटा है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? हैंड ऑफ द क्लॉक इज इन मोशन। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है हैंड, ये किस में है? मोशन में है। इसके अलावा जरा यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दृश्य, एक झरना बह रहा है। अच्छा, इस झरने में आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पर कुछ चट्टाने हैं, यहां पर एक पानी दिख रहा है कि पानी क्या कर रहा है? बहता हुआ आ रहा है। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? कौन मोशन में है? बहुत सिंपल सी बात है, जो चट्टाने हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही हैं। पर जो पानी है आप देख रहे हैं बहता हुआ, यहां से बहता हुआ पानी यहां आ गया और फिर वो आगे चला जाएगा। यानी जो वाटर है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इन अ रिवर द पोजीशन ऑफ वाटर चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो हम क्या कहेंगे कि इस दृश्य में जो वाटर है वो मोशन में है। ठीक है, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये सन है और सन के अराउंड हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है। अगर हम देखें तो पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? अर्थ की। यानी ड्यू टू द रिवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू द सन चेंजेस कंटिन्यूअसली। अर्थ की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? अर्थ जो है मोशन में है। यानी मोशन सिंपल शब्दों में क्या हो जाएगा? मोशन सिंपल शब्दों में कहलाएगा बेटा, a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? आप उस ऑब्जेक्ट के पीछे देखेंगे, उसके आसपास के सराउंडिंग में देखेंगे, तब पता चलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहां क्लॉक के सामने खड़ा हूं, अब मैं यहां इस झरने के सामने आ गया, अब मैं यहां सन के सामने आ गया, यानी पीछे के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पता चल रहा है आपको कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। उसी प्रकार से जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के
अकॉर्डिंग या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं वो मोशन में है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा है। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे वहां पर जब झरना बह रहा है तो पानी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पर जो पहाड़ है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। घड़ी का जो फ्रेम है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ घड़ी के कांटे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, हम कहते हैं वो सब रेस्ट में है। यानी अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे कि ये कार है, ये मूव नहीं कर रही है, जहां पर खड़ी है ये वहीं पर खड़ी है। देख सकते हैं आप, कार आगे नहीं जा रही है, कार पीछे नहीं जा रही है, कार अपनी पोजीशन पे है। पर क्या ये जो मोशन और रेस्ट हैं, क्या ये एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? अब ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल मतलब होता है। एब्सोल्यूट मतलब ये फिक्स है हर एक कंडीशन में। क्या ये कार हर कंडीशन में रेस्ट में है, या कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कार मोशन में है? क्या मैं हर एक कंडीशन में रेस्ट में हूं? जरा देख के मुझे बताइए, मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? आप कहेंगे सर आप रेस्ट में हूं। अब सवाल यह है कि क्या मैं हर कंडीशन में रेस्ट में हूं? नहीं, मैं हर कंडीशन में रेस्ट में नहीं हूं, मैं किसी के लिए मोशन में भी हूं। सर ये क्या बातें कर रहे हो आप? हमको दिखाई दे रहे हो हमारे सामने, आप बिल्कुल रुके हुए हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, तो आप तो रेस्ट में हुए ना। हां, आपके लिए रेस्ट में हुआ, पर मैं सबके लिए रेस्ट में नहीं हूं। सर ये सब कौन आ गए, डिस्कस करेंगे। तो भाई जो मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं, वो एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, आप कहां से देख रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए इसको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। भाई ये है अर्थ और ये है मून। अर्थ पर आप रहते हैं, अर्थ पर मैं रहता हूं। एक बहुत ही फेमस स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा। आप लोगों से मेरा सवाल है कि बेटा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है क्या वो अपनी जगह बदलती है? क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी मोशन में है या रेस्ट में है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, फिर उसके बाद एक और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताइए, क्या वो मोशन में है? क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं जी नहीं। मैं जाकर देख रहा हूं तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है वो रेस्ट में ही है। वो मसाल लेके ऐसे खड़ी हैं, वो मसाल लेके ऐसे खड़ी हैं, मैं उनको देख रहा हूं, वो मुझे देख रही हैं, वो मोशन नहीं कर रही हैं, वो अपनी जगह पर हैं। मैं अपनी जगह से उनको देख रहा हूं, वो मोशन नहीं कर रही हैं, वो तो रेस्ट पर है। वो मेरे लिए मसाल लेके रेस्ट पर हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पर बच्चों, चांद पर रहने वाला एक एलियन अगर चांद से देखेगा तो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या वो रेस्ट पर है? तो आंसर आएगा नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो रेस्ट पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है बेटा, वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहती है। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होती रहती है। अर्थ अपनी एक्सिस पर कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। यानी अर्थ हर समय 24/7 मोशन में है, और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो भी तो मोशन में होंगे अर्थ के साथ। यानी जब ये एलियन बाबू यहां से देखेंगे तो इनको जो अर्थ है वो मोशन में दिखेगी, और चूंकि अर्थ से जुड़ा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो वो भी अर्थ के साथ मोशन में है। यानी एलियन बाबू के लिए ये स्टैच्यू मोशन में है, पर अर्थ पर जो लोग रह रहे हैं जैसे कि आप और मैं, हमारे लिए ये स्टैच्यू किसमें है? रेस्ट में है। तो समझ गए आप, सेम ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहे हैं, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, या हम कहें देखने वाले पर, कि वो कहां पर है। ठीक है,
अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर द अनदर ऑब्जर्वर। क्लियर हुआ, समझ में आया। और इसीलिए बेटा जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है जो कि डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, या हम कहें देखने वाले पर। देखने वाला कहां से देख रहा है इस पर डिपेंड करता है आपका ये मोशन। क्लियर है, समझ में आ गया। वैसे ही मेरे लिए सिंपल से लिए मैं आपके लिए रेस्ट पर हूं, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप भी अर्थ में हैं, मैं भी अर्थ पे हूं। पर इन एलियन बाबू के लिए मैं मोशन में हूं, क्योंकि आप सब, हम भी अर्थ पे हैं, अर्थ घूम रही है, हम सब भी घूम रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल कोई बड़ा या लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एमसीक्यू। अब भाई सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आपको आंसर देना पड़ेगा ना। चलिए सबसे पहले आपको फटाफट कहां पर आंसर देना है, वहीं पर कमेंट बॉक्स में, जो आपका वाईटी का कमेंट बॉक्स है वहीं पर आंसर देना है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फिर आपको लिखना है सेकंड का आंसर क्या होगा, फिर लिखना है थर्ड का आंसर क्या होगा। मोशन इज सैड टू बी, मोशन इज सैड टू बी क्या होता है, रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग या नन। जस्ट अभी बताया था मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। When in motion, the body changes its dash with respect to its surrounding। यानी जब बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी क्या बदलती है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, क्या बदलती है, अपना साइज, अपना शेप, अपना पोजीशन, या नो चेंज। बॉडी बेटा मोशन में है, बॉडी मोशन में है तो वो क्या बदल रही है, अपना साइज बदल रही है नहीं, अपना शेप बदल रही है नहीं, वो अपनी पोजीशन बदल रही है, और इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि वो मोशन में है। फिर एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश फॉर द अनदर पर्सन। यानी बचवा लोग, एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए मूविंग दिख रहा है, पर वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या दिख सकता है, क्या वो मोशन में दिख सकता है, क्या वो चेंजिंग दिख सकता है, रिलेशन दिख सकता है, वो स्टेशनरी में दिख सकता है, वो स्टेशनरी दिख सकता है। बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यार जितने बोलोगे उतने एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बस आपको कंसंट्रेट होकर बैठना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का टाइम आ गया है बच्चा। कॉपी चेकर को टेंशन देना है, एकदम सही आंसर लिख के। देखो ये क्या है, ये एक बस है। आप लोग खुद को, अपने आप को इस बस में समझिए कि आप लोग इस बस में बैठे हैं और आप लोग ए हैं, यहां ए वाली सीट पर आप लोग बैठे हैं। अपने आप को आप लोग खुद ही इस बस के अंदर अज्यूम कीजिए। बी पर आपका एक दोस्त बैठा है, ए वाली सीट पर आप खुद बैठे हैं, बी पर आपका दोस्त बैठा है, और सी पर मैं खड़ा हूं, यानी बस के बाहर। अब आप बस में बैठे हैं, आपका दोस्त आपकी बाजू वाली सीट पर बैठा है, बस चल रही है, बस चल रही है, आपके बाजू वाली सीट पे आपका दोस्त बैठा है, तो क्या आपके दोस्त की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ? आप कहेंगे नहीं सर जी, हम दोनों तो बढ़िया अपनी सीट पे बैठे हैं, बाहर का नजारा देख रहे हैं, बर्फ गिर रही है, कश्मीर पहुंच गए हैं और नमकीन बिस्कुट खा रहे हैं। आप लोगों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एक दूसरे के लिए, पर मैं रोड के किनारे से बाहर खड़ा होकर देख रहा हूं कि ये देखो, बताओ इन बच्चों के तो एग्जाम है और ये लोग कश्मीर ट्रिप पर जा रहे हैं, देखो देखो कैसे बच्चे हैं ये। अरे इसलिए जा रहे हैं सर क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरा रिवीजन करके जा रहे हैं ट्रिप पे और आगे एग्जाम देंगे और मचाएंगे। तो भाई जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे लिए आप दोनों मोशन में हो, पर आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट में है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में पूछी जानी है, जो कि आपको बताना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी ए मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये हो जाएगा आपका मोशन की डेफिनेशन। रेस्ट क्या होगा? ए बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इसका मतलब क्या है? अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। यानी ये आपके हो गए प्रॉपर डेफिनेशन। और हां, टेंशन नहीं लेने का,
ये पूरा जो नोट्स है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको आपके अपने ही PW ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा नोट्स मिल जाएगा। एग्जाम से पहले एक बार देखो और फटाक से फुर हो जाओ, सारे नंबर लेके आओ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली मोशन के बारे में, अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म नाम से समझ में आ रहा है, मैं लिख देता हूं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, असमान मतलब एक जैसा, और ये एक जैसा नहीं है, असमान है। देखो डेफिनेशन में लिखा है द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में। सर इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है। देखो एक सेकंड में मैंने एक कदम चला, अगले एक सेकंड में भी फिर एक कदम, अगले एक सेकंड में एक कदम, अगले एक सेकंड में एक कदम, यानी हर सेकंड में एक कदम चल रहा हूं, हर सेकंड में एक कदम चल रहा हूं। जैसे मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, एक सेकंड में एक कदम, अगले एक सेकंड 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 एक कदम, और हर सेकंड में एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ रहा हूं, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा मेरा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। यानी मेरी जो स्पीड है ना तो वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, मेरी स्पीड एक समान है। जैसे कि ये घड़ी का कांटा, आपको पता है कि हर 60 सेकंड में ये जो कांटा है पूरा एक चक्कर लगा लेता है। यानी इस लाल वाले कांटे को एक चक्कर लगाने में 60 सेकंड लगते हैं और 60 सेकंड बाद वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। फिर अगले 60 सेकंड में वो सेम चक्कर लगा लेता है, यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अभी आपको बताया था, द हैंड ऑफ द क्लॉक कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो समझाते हैं। अब फिर से मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूं, एक सेकंड में पहले एक कदम चलता हूं, फिर अगले एक सेकंड में दो कदम, फिर एक कदम, फिर दो कदम। समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक सेकंड में एक कदम चलता हूं, अगले एक सेकंड में दो कदम, फिर अगले सेकंड में तीन कदम। यहां पर मेरी जो स्पीड है वो फिक्स नहीं है, कभी मैं तेज हो जा रहा हूं, कभी मैं स्लो हो जा रहा हूं, कभी मैं तेज हो जा रहा हूं, कभी मैं स्लो हो जा रहा हूं। यानी मेरी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है, यानी सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करता है, पहले एक घंटे में 40 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 20, अगले एक घंटे में 60, अगले एक घंटे में 100, यानी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, क्योंकि उसकी स्पीड फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि ये पक्षी, जैसे कि ये चिड़िया, ये उड़ता हुआ तो आ रहा है, पर क्या इसकी स्पीड हर जगह फिक्स है? नहीं, कभी बदल रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। जैसे कि हम लिख सकते हैं अ फ्लाइंग बर्ड कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? तो इससे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में बेटा स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही है। स्पीड चेंज जो है वो नो स्पीड चेंज, और इसी वजह से जो यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज हो रही है, और इसी वजह से यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ होता है, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है।
अब यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी है इस यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को समझने के लिए, क्योंकि भाई एक एग्जांपल से जाहिर सी बात है हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अब 1 मिनट का समय लूंगा आपका, बस उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वापस फोकस करते हैं। देखो बच्चों लोग, आपको पता है पॉपकॉर्न खाया आप सभी लोगों ने, पॉपकॉर्न बनते हुए देखा है। क्या करते हैं हम, एक कुकर लेते हैं, उस कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल डालते हैं, उसमें पॉपकॉर्न के पैकेट को फाड़ के डाल देते हैं, कुकर को बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो पॉपकॉर्न के दाने फट 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 फूटने लगते हैं और वो पॉपकॉर्न बन जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हर एक पॉपकॉर्न को, यानी जो इतने सारे दाने थे, हर एक दाने को मैंने सेम गैस पर, सेम कुकर में, सेम ऑयल के अंदर डाला है। यानी हर एक दाने को मैंने सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, हर एक दाने को सेम एनवायरनमेंट मिला है। उसके बावजूद जो दाना है वो सारे दाने एक साथ नहीं फूटते हैं, वो एक एक करके फूटते हैं। कोई दाना पहले फूट जाता है, फिर बाद में, पर एक चीज फिक्स होती है कि हर एक दाना फूटता जरूर है। अब सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके बाद भी कोई पहले कोई बाद में, क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। तो वैसे ही आपको सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम प्लेटफॉर्म है, सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आएगा, पर आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एफर्ट लगाना पड़ेगा। किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को 2 बार पढ़ने में समझ में आएगा, किसी को 3 बार पढ़ने में समझ में आएगा, पर एक चीज कॉमन रहेगी, समझ में सबको आएगा अगर आप सब ट्राई करेंगे तो। ठीक है, तो हम उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मैं चाहे जितना पढ़ा लूं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग भी पढ़िए और मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। देखो 3 हमारे पास दोस्त हैं हमारे, एक है अमर, एक है अकबर और एक है एंथनी। ठीक है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं किलोमीटर में। हमें यहां पर कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कुछ मेजरमेंट करते हैं। जरा देखो इन्होंने क्या किया, अमर, अकबर और एंथनी ने चलना स्टार्ट किया कब, 5 बजे। जब 5 बज रहे थे तब इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ये 0 पर था, ये भी 0 पर था, ये भी 0 पर था। अगले आधे घंटे में यानी नेक्स्ट 30 मिनट में जो अमर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर दूर था, जो अकबर है वो 18 किलोमीटर और जो एंथनी है वो 14 किलोमीटर दूर था। अगले आधे घंटे में नेक्स्ट 30 मिनट में ये 40 पर पहुंच गया, ये 36 पर पहुंच गया, ये 28, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 28 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 36 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 40 किलोमीटर। अगले आधे घंटे में ये 60, ये 42, ये 42, फिर अगले आधे घंटे में ये 80, ये 70, ये 56, नेक्स्ट 30 मिनट में ये 100, ये 95, ये 70, नेक्स्ट 30 मिनट में ये 120, ये भी 120 एंड ये 84। यानी 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये इस प्रकार से मोशन किया। पहले 0 किलोमीटर, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, 100 और 120 इनिशियल पॉइंट से। सिमिलरली आपके अकबर है और सिमिलरली एंथनी है। अब जरा ध्यान से देखें हम, तो जो टाइम इंटरवल है वो 30 मिनट्स का है। यहां पर भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30, 30, 30, 30, यानी जो टाइम इंटरवल है वो एक समान है 30 मिनट्स का। यहां पर देखो पहले 30 मिनट्स में जो अमर है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। नेक्स्ट 30 मिनट में ये 20 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20 एंड नेक्स्ट 30 मिनट में भी 20, यानी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता हुआ आ रहा है हमारा दोस्त अमर। अकबर की बात करें तो पहले 30 मिनट में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, नेक्स्ट 30 मिनट में भी 18, नेक्स्ट 30 मिनट में 6, नेक्स्ट 30 मिनट में 28, नेक्स्ट 30 मिनट में 25, अगेन नेक्स्ट 30 मिनट में 25। यहां पर देखो सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। पहले 30 मिनट में 18, अगले में 30 में 18, अगले 30 में 6, अगले 30 मिनट्स में 28, यानी सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। आ जाते हैं एंथनी पर। फर्स्ट 30 मिनट में 14 किलोमीटर,
नेक्स्ट 30 मिनट में 14 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 मिनट में 14 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 मिनट में 14 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 30 मिनट में 14 किलोमीटर। जो हमारा दोस्त एंथनी है वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, हर 30 मिनट में वो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखो यहां पर अमर के केस में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, अमर के केस में क्या हो रहा है दोस्त, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, है कि नहीं है? तो इसका जो मोशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ये अकबर क्या कर रहा है दोस्त, तो अकबर क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म? ये अगेन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से किसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है और किसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझा दिया है, अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जो कि मेजर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि क्या आप मेरी हाइट मेजर कर सकते हैं? क्या आप मेरी हाइट मेजर कर सकते हैं? आपका आंसर होगा यस। क्या आप मेरा वेट मेजर कर सकते हैं? आंसर होगा यस। क्या आप मेरी एज मेजर कर सकते हैं? आप कहेंगे यस। तो जो फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर लोगे वो सब क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। वो सब क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। नाउ अगला सवाल कि क्या आप मेरा कलर मेजर कर लोगे कि मैं कितना गोरा हूं? क्या आप लोग ये मेजर कर सकते हो कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूं? आप लोग मुझसे कितना प्यार कर सकते हैं? नहीं। आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती हैं, क्या आप ये मेजर कर सकते हो? नहीं। क्या आप ये मेजर कर सकते हो कि जब हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे तो हमें कितना दुख हुआ था? क्या आप ये मेजर कर सकते हो कितना दुख हुआ था हमें? नहीं। तो इन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हम कलर को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लव को, प्यार को मेजर नहीं कर सकते हैं, हम दुख को मेजर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये सभी क्या हैं, ये दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देखो कम समय है, ज्यादा सिलेबस करना है, फटाफट करना पड़ेगा, बातचीत करेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा, ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा कवर हो पाए। ठीक है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पर ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलर। चलो फटाफट बताना है स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा वेक्टर। जल्दी से आपको बताना है कि स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। स्केलर यानी वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे मास, जैसे स्पीड। वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यानी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा। तो वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उन्हें स्केलर बोलते हैं। वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए उन्हें वेक्टर कहते हैं, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक बातें? चलो एक बार फटाफट यहां तक पहुंच गए हो, यानी आप लोगों ने 33 मिनट इस लेक्चर में बिता दिए हैं, काफी कुछ सीख लिया है। तो जल्दी से फटाफट बताओ, सब कुछ क्लियर है? सारे बच्चे, हर एक बच्चे से मैं
ये बोल रहा हूं? कमेंट करो और बताओ कि क्या क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और हां, लास्ट तक रुकना है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, किसी ने भागने की कोशिश की तो बेटा समझ लेना कि एग्जाम दूर भाग जाएगा। मतलब एग्जाम तो देना पड़ेगा, रिजल्ट दूर भाग जाएगा। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है वैसे बहुत भी ज्यादा सिंपल, एकदम लल्लू सा टॉपिक है, पर इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। उस कंफ्यूजन को आज दूर कर देंगे। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में पहले लिख देता हूं। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अभी समझाता हूं क्या होता है, टेंशन ना लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस होता है। अगर मैं बात करूं यूनिट की, अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बेटा, तो ये भी क्या होती है? मीटर होती है। दोनों की यूनिट सेम होती है। मैं अगर बात करूं तो जो हमारा डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जो डिस्टेंस है बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब चलो जरा इसको हम एक बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर देखो, अब हम लोग नहीं 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 नहीं, फिर से वही दुख नहीं आपको देने वाला हूं मैं। ये वो वाला ग्राउंड नहीं है जहां पर हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। ये दौड़ने वाला ग्राउंड है। यहां पर कोई क्रिकेट नहीं खेला जाएगा आज, ठीक है। आपके जो दुख हैं मैं उनको ताजा नहीं करना चाहता हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रनिंग होगी। तो देखो बच्चों, ये एक ग्राउंड है। हम यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। दो पॉइंट है ए एंड बी। ये है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है? ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ए एंड बी। अब यहां पर एक एथलीट है, एक एथलीट है जो कि रनिंग कर रही हैं। यहां पर एक मैडम है, मैडम है, ये रही एक मैडम, ये रनिंग कर रही हैं। ये ए से बी तक आना चाहती हैं। ए से बी तक आना चाहती हैं, तो जल्दी से बताओ कितने पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं? कितने पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं ए से बी तक आने के लिए? देखो, तो मैडम क्या करती हैं? पहला वाला रास्ता चूज करती हैं और पूरी बाउंड्री से होती हुई चक्कर लगाकर यहां पर आ जाती हैं। यानी ए से जाती हैं और ये बाउंड्री 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 होते हुए बी पर आ जाती हैं। मतलब ये वाली डिस्टेंस कवर करती हैं, या हम कहें इस रास्ते से आती हैं, ये वाला पाथ फॉलो करती हैं। तो मैडम ने क्या किया? मैडम ने क्या किया दोस्तों? मैडम ने ये वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है। मैडम ने ये फर्स्ट पाथ, मैडम ने फर्स्ट पाथ को फॉलो किया है और ये यहां से यहां आ गई। फर्स्ट पाथ को जब हमने मेजर किया, मेजरमेंट किया कि पूरा यहां से लेके ये जो आपको नीले कलर का आर्क दिखाई दे रहा है ये पाथ है, और इस पाथ की हमने एक्चुअल लेंथ जब निकाली, इस पाथ की जब हमने बेटा एक्चुअल लेंथ फाइंड की, कैसे? इंची टेप से मेजरमेंट किया। जब हमने इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड की तो वो एक्चुअल लेंथ निकल के आती है 250 मीटर, 250 मीटर ए से बी तक। अब हमने बोला मैडम को कि मैडम अब वापस आप ए से बी आइए, तो मैडम बोले कि ये बड़ा वाला रास्ता है, थक जाऊंगी। तो इन्होंने क्या किया? ये फटाक से ए से बी आ गई, ये ए से बी आ गई यहां से यहां तक। अब ये देखो,
ए से बी तक आप देख रहे हो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको दिख रहा है ए से बी तक ये घूम के आई है कितनी, 250 मीटर, 250 मीटर की डिस्टेंस कवर करके। और ये ए से बी तक आप देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी इन दो पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम, सबसे कम दूरी जो होगी वो यही होगी, इससे कम दूरी कोई सी भी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर ये तो पता है हमको, बहुत सिंपल है। तो भाई ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, इसको ही बेटा डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और ये जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ जो कवर करके आई है मैडम यहां से आई थी ना इस रास्ते से, ये जो एक्चुअल पाथ कवर करके आई थी मैडम, एक्चुअल पाथ, इस एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस कहा जाता है। इस एक्चुअल पाथ को जो मैडम ने कवर किया है उसको डिस्टेंस कहते हैं। और उन दोनों पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है उस मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्लियर है? ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब वापस से ये मैडम रनिंग स्टार्ट करती हैं पॉइंट ए से, पॉइंट ए से मैडम रनिंग स्टार्ट करती हैं और फिर क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, और चक्कर लगा के ये पूरा चक्कर लगा के पहुंच जाती हैं वापस से सेम पॉइंट पर। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और मैडम यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हैं और यहीं पर अपनी जर्नी एंड कर रही हैं बेटा। तो यही आपका क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है। अब जरा ध्यान से देखो, मैडम ने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की है वो पूरी इतनी डिस्टेंस कवर की है। ये पाथ उन्होंने कवर किया है दौड़ के, यहां से गई और ये पूरा पाथ इन्होंने दौड़ के कवर किया हुआ है, ठीक है। और ये जो पूरा आपका पाथ है, ये जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो कितनी है, वो है कितनी, 500 मीटर, 500 मीटर। तो ये क्या कहलाएगा, इसी को तो हम कहेंगे डिस्टेंस, इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, एंडिंग पॉइंट भी वही, दोनों पॉइंट सेम है। तो अब भाई ए से ए की दूरी कितनी है, ए से ए की दूरी कितनी है, अरे 0 है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, रीजन क्या है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। मल्टीपल टाइम एक ही चीज बोलने का बस एक ही कारण है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है फिट हो जाए। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो फिट हो जाए, आपको वापस से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब मैंने पढ़ा दिया है, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपको बताना है सही आंसर। अरे यहां पर देखो, इन अ गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन एट पॉइंट ए, यहां से स्टार्ट करता है, वो ए से बी सी डी होता हुआ जाता है और वापस ए पर आ जाता है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ए से स्टार्ट होता है, बी पर जाता है, ए से स्टार्ट होकर बी पर जाता है, बी से सी पर, सी से डी पर एंड वापस डी से ए पर। तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। जल्दी से फटाफट, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, फटाफट बताइए। आपको क्या करना है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर कर लेना, ऐड कर लेना है। देखिए ए से बी तक 3, बी से सी तक 5, सी से डी तक 3 एंड डी से ए तक 5। 5 5 10, 3 13 और 3 16 मीटर, यानी जो
टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो 16 मीटर कवर कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन एट ए, गोज टू बी, सी एंड डी एंड अगेन कम बैक टू ए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए। ए से स्टार्ट करता है और वापस पॉइंट ए पर ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आपको इस केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, बताइए। अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट भी ए, एंडिंग पॉइंट भी है, दोनों सेम पॉइंट हो गए और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि 0 होगी, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच पजेस। वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि रखती हैं, जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आइदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फटाक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, आइदर मैग्नीट्यूड या आइदर डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें दोनों ही होता है। यानी वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। When an athlete run on a circular track and reaches the same point, यानी एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है और सेम पॉइंट पर आ रहा है, जैसे कि वो मैडम ए से स्टार्ट करके वापस ए पर आ रही थी, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। अब सेम पॉइंट पर आ रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना दोस्त। मैडम सेम पॉइंट पर आ रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, पर डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंड दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो फंडा खत्म। डिस्प्लेसमेंट 0 से बड़ा है नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा है नहीं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और ये हमेशा ऑलवेज आ सत्य कथन, ये हमेशा एक सत्य कथन है, एक सत्य वचन है, तो इसको नोट डाउन कर लो। किसी भी प्रकार का मोशन है ये कंडीशन हमेशा होती है, यानी जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ऑलवेज असत्य कथन में मैं क्या लिख देता हूं कि जो डिस्टेंस है बेटा, जो आपकी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। जो डिस्टेंस है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। चलो, डिस्प्लेसमेंट डैश इज अ क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, डिस्टेंस कवर कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर सेम पॉइंट पर वापस आ जाए। Yes, when an object move through a distance, it can have 0 displacement। बिल्कुल हो सकता है, कब, जब ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट होके सेम पॉइंट पर वापस आ जाए, ठीक है, ठीक है। बट एज द फाइनल पोजिशन coincide with the initial position, the displacement is 0। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। देखो, स्पीड बहुत सिंपल चीज है, क्या होता है, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फिर मैं कहूं तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, तो वेलोसिटी होता है आपका, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या मैं कहूं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है।
इनमें बेसिक डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं ताकि आपका लेक्चर जो है वो ज्यादा लंबा ना हो जाए। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द object in unit time is called speed, the displacement of a body in unit time is called velocity, या फिर speed of an object in a particular direction। जब हम स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो वही चीज वेलोसिटी कहलाती है। हम वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायरेक्शन प्लस स्पीड। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वही वेलोसिटी हो जाता है। नेक्स्ट, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो स्पीड है बेटा इट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द वेलोसिटी। स्पीड जो है वो हमेशा वेलोसिटी के बराबर या उससे बड़ी होती है। वहीं अगर बात करें वेलोसिटी की तो या तो ये स्पीड के बराबर होगी या स्पीड से छोटी होगी। जो वेलोसिटी है या तो स्पीड के बराबर होगी या फिर स्पीड से छोटी ही होगी, उससे कभी भी बड़ी नहीं होगी। अगर हम बात करें यूनिट की तो जो MKS यूनिट होती है उसमें स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जो CGS यूनिट है उसमें यूनिट होती है स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो दोनों की यूनिट है वो सेम होती है। जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, अभी बता दिया है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखो जरा ध्यान से। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 आवर बराबर कितना होता है? 1 आवर बराबर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब 1 आवर बराबर हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड। यहां हम कह सकते हैं कि 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। यहां से हम ये भी तो लिख सकते हैं क्या कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड। इसको हमने सॉल्व कर दिया और हमें एक फॉर्मूला मिल गया 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट डाउन कर लेना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही जरूरी होता है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका जस्ट उल्टा 1 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने हैं। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कीजिए। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कीजिए। एग्जांपल 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 18 1 जा 18, 18 5 जा 90 एंड 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको अगेन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 18 को ऐसे ही लिखा, किलोमीटर पर आवर की जगह मैं लिख सकता हूं 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दो नोट डाउन करके रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड इन 5 मिनट, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। यहां से देखो, एक सिग्नल है, एक स्पेसशिप है, यहां से एक सिग्नल आता है बेटा और वो 5 मिनट में ट्रेवल कर कर पहुंचता है। यानी आपको टाइम दे रखा है 5 मिनट्स या 5 इंटू 60 सेकेंड। तो आपका टाइम निकल के आ गया है 300 सेकेंड। आपको स्पीड कितनी दे रखी है बेटा? तो स्पीड दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या बताना है? आपको बताना है डिस्टेंस। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, यानी आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है।
बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का, एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का। हमारे पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 300, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। ये डिस्टेंस आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बहुत सिंपल है, एवरेज बोल रहा है मतलब टोटल डिस्टेंस। एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखो क्या बोल रहा है कि 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में और अगले 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में, तो टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16 प्लस 16, 16 प्लस 16, टाइम कितना लग रहा है 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर एवरेज स्पीड। ये हो जाएगी बेटा आपकी एवरेज स्पीड जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क है जो कि आप लोगों को करना है और इसका आंसर बताना है। चलिए मैं करवा देता हूं इसको, टेंशन ना लो, आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं करवा लूंगा। कह रहा है ऊषा स्विम ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक 90 मीटर लंबा पूल है बेटा, देखो 90 मीटर लंबा पूल है। ऊषा जो कि यहां से स्टार्ट करती है ना, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, ये ए से बी जाती हैं, ये ए से बी जाती हैं और बी से वापस ए आ जाती हैं। ठीक है, और टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, 180 मीटर, क्योंकि जो पूल है वो 90 मीटर लॉन्ग है। कितनी देर में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, तो टाइम 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही हैं, 180 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ओके, Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity. बहुत सिंपल है, देखो हमको एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, एवरेज स्पीड निकालना होगा तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा, टोटल डिस्टेंस 180, टोटल टाइम कितना हो रहा है 60 सेकेंड हो रहा है। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, कितना आ गया, एवरेज स्पीड आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी योर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हमसे बोला गया है एवरेज वेलोसिटी, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यहां पर देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चूंकि यहां पर जो उषा है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम पॉइंट पर वापस आ जा रही है, ए से जा रही है वापस ए पर आ जा रही है, दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम कहें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये देखो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, डेल्टा वी
फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो बेटा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करूं तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के बारे में ये कुछ बातें हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा एक्सेलरेशन अच्छे से समझा देता हूं कि उसके कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप का एक्सेलरेशन हमको पता है, हमको पढ़ना है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है। देखो जरा ध्यान से, पॉजिटिव कब होगा, यहां पर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, कब होगा, जब v माइनस यू पॉजिटिव होगा। v माइनस यू का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, जब ये वैल्यू क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब है फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, इनिशियल कम हो। मतलब आपकी किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट रही है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटेगी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटेगी मतलब इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम थी, इनिशियल ज्यादा थी, फाइनल कम थी, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और उससे हमें यह पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल है, तो ये जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब आपकी स्पीड बढ़ती है। एग्जांपल, आपका जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रहा है, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, जैसे अभी आप लोगों का प्लेन टेक ऑफ कर रहा है क्योंकि आपके एग्जाम करीब हैं, आपकी स्पीड बढ़ रही है पढ़ाई की, हम भी बढ़ा रहे हैं, अपने आप को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो ये एक एग्जांपल हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। जब प्लेन लैंडिंग करता है यानी एग्जाम के बाद हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी पढ़ाई की, तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। जब प्लेन हवा में होता है साल भर यानी कोई पढ़ाई नहीं चल रही है, हवा में होता है, उस समय हमारा जो स्पीड है, जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। जब हम हवा में हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और उसको हम कहेंगे जीरो एक्सेलरेशन। जो बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी घट रही है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फंडा। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है बट एक फिक्स्ड वेलोसिटी से, यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रही है। ठीक है, A car starting from rest and moving is an example of स्टार्ट कर रही है रेस्ट से और ये मूव कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बेटा। इसका आंसर जीरो नहीं होगा, इसका आंसर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जो आपका एक्सेलरेशन है बेटा, एक्सेलरेशन है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होता है। अर्थ जब रोटेट कर रही है ना, ओके, रोटेट कर रही है बेटा, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो सेम स्पीड से रोटेट कर रही है, सेम स्पीड से रोटेट कर रही है। यहां पर रोटेशन की बात हो रही है, रेवोल्यूशन की नहीं बात हो रही है। रेवोल्यूशन होता तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता, रेवोल्यूशन होता तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाता। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम।
डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेंगे, एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसको तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पीड। एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की गई वो स्पीड, प्लस कह रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी अगर किसी गिवन डायरेक्शन में स्पीड निकालें तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, गलत। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, गलत। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, जी हां, सी वाला आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दिया है यहां पर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो देखो, एक बस थी जिसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ये बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है बेटा, और इस बस की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। यानी बस की इनिशियल वेलोसिटी ये है, बस की फाइनल वेलोसिटी ये है, टाइम ये है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। पर यहां पर टाइम सेकंड में है, जो आपकी वेलोसिटीज हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। हम इसे जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। हम अब फाइनल वेलोसिटी की बात करें, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड ये हो गया 300/18 मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 300/18, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 400/18, और टाइम है 5। देखो यहां से 18 कॉमन आ गया, ये हो गया 300 माइनस 400, जो 18 है वो इधर आ गया, अपॉन में 5 है। इस 18 का इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बचा 300 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5। ये हो गया बेटा कितना, -100 डिवाइडेड बाई 18 5 जा 90, 18 5 जा 90। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कट गया है, तो एक्सेलरेशन जो निकल के आ गया वो आ गया -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कम हो रही है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ घट रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए, ये आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे आप, कैसे आंसर बताएंगे, HW1 होमवर्क 1 ऐसे लिखेंगे और इसका आंसर लिख देंगे आप सब लोग। डिसिप्लिन चाहिए तभी बढ़िया नंबर आएंगे। आपको पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं, बट आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मेरा जो एफर्ट है वो एफर्टलेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन था वैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी में चेंज करता है तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। इफ देयर आर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट पॉसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट है, सेम टाइम इंटरवल में
उसकी वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। जैसे कि यहां पर एक बस है, देखिए वो 0 से स्टार्ट करती है, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगले 10 सेकंड, फिर 5 सेकंड बाद यानी 10 सेकंड बाद 16, स्टार्ट होने के 15 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 24, स्टार्ट होने के 20 सेकंड बाद 32 मीटर पर सेकंड, 25 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड बाद 48 मीटर पर सेकंड, 35 सेकंड बाद 56 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल अगर हम निकालें तो 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल हमने लिया है, 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है। और जरा देखें हम तो पहले 5 सेकंड में इस बस की जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो आया है 8 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में जो चेंज आया है वो आया है 8 मीटर पर सेकंड। अगले 5 सेकंड में भी चेंज आया है 8 मीटर पर सेकंड। अगले 5 में भी 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 8 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 8 मीटर पर सेकंड। यानी सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में सेम चेंज आया है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जस्ट उल्टा हो जाएगा। इफ देयर आर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट पॉजेज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एक कार है जो कि स्टार्ट करती है 0 से, तब उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अगले 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 10 सेकंड बाद 15 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड बाद 26 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, 25 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड बाद 48 मीटर पर सेकंड। हमने जो टाइम इंटरवल लिया है वो 5-5 सेकंड का लिया है, 5-5 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है। यहां पर देखो पहले 5 सेकंड में जो बस की वेलोसिटी में चेंज आया है वो आया है 7 मीटर पर सेकंड का। अगले 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल तो सेम है पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम नहीं है। पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आया वो है 7 मीटर पर सेकंड का। अगले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 8 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया। अगले 5 सेकंड में 11 मीटर पर सेकंड का चेंज हो गया। यानी सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी में, इसीलिए हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो देखो बहुत सिंपल शब्दों में लिखेंगे। If an object travel in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the body is said to be in uniform acceleration. Example, the motion of a freely falling body. जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if an object travel in a straight line and its velocity changes by unequal amount in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration. जैसे कि if a car is traveling along a straight road and passes through a crowded, suffer unequal changes in velocity in equal interval of time so that the car is moving with non-uniform acceleration. यानी जब हमारी कार है वो क्राउडेड एरिया में जा रही है तो स्पीड स्लो हो जा रही है, जब वो हाईवे पर जा रही है तो स्पीड बढ़ जा रही है, यानी स्पीड में जो चेंज है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसीलिए हम उसको कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है। आगे बढ़ते हैं, हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब देखो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये ग्राफ पेपर लेते हैं, एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं उस पे हम लिखते हैं एक साइड x, एक साइड लिखते हैं x डैश, एक साइड हम लिखते हैं y और एक साइड लिखते हैं y डैश, और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताएंगे, सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ओरिजिन। सेंटर वाले पार्ट को, यहां से आपका ओरिजिन होता है, या फिर हम कहें स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है 0,0, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड, स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सारी पॉजिटिव होती है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है। स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की तरफ जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव होती है। अब सवाल ये आता है बेटा कि एक्स एक्सिस पर हम किस क्वांटिटी को लेते हैं एंड वाई एक्सिस पर हम किस क्वांटिटी को लेते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेंगे। सवाल यह है कि व्हाट क्वांटिटी शुड बी टेकन इन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां पर हम किसको लिखेंगे, यहां पर किसको लिखेंगे, तो देखो एक्स पर हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई। अब आपको पता कैसे चलेगा कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट है, तो देखिए यहां पर दो वेरिएबल हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। अब बताओ, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदलती है या फिर डिस्टेंस के साथ टाइम बदलता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर है, ठीक है, टाइम तो अपना बदल रहा है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस बदल ली। समय के साथ इंसान जो है, समय के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, ना कि पोजीशन के साथ टाइम चेंज होता है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है किसी चीज पर जो डिस्टेंस है वो टाइम पर जरूर डिपेंड कर रहा है। घड़ी चल रही है, हमारी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, हम कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, समय के साथ हमारी जो डिस्टेंस है वो भी बदल रही है, वो चेंज हो रही है समय के साथ। तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको लेंगे एक्स एक्सिस पर। डिस्टेंस हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको लेंगे हम वाई एक्सिस पर। क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट को एक्स पर लेना है, डिपेंडेंट को वाई पर लेना है। चलो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मतलब एक समान, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, एक समान स्पीड से चेंज मूव कर रही है। तो देखो कैसे पता चल रहा है एक समान स्पीड से चेंज कर रही है। 0 पर था 0, 5 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 5 सेकंड में भी 7 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 5 सेकंड में भी 7 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 5 सेकंड में भी 7 मीटर डिस्टेंस कवर की, और अगले 5 सेकंड में भी 7 मीटर डिस्टेंस कवर की। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे वाई एक्सिस। यहां पर हम लिख लेंगे टाइम और यहां पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस। अब बेटा जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है स्केलिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है स्केल करना। इसका मतलब क्या है, देखो टाइम 5, 10, 15, 20, 25, अगर हम ये जो 25 है टाइम 25 सेकंड को 1-1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको बहुत लंबा ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा ना, 25 सेंटीमीटर लंबा ग्राफ हमको प्लॉट करना पड़ेगा। वैसे ही डिस्टेंस तो 35 है, अब जो ग्राफ होता है वो हमारा 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 35 सेंटीमीटर लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो जो कि प्रॉब्लम होगा ना हमारे लिए।
तो हम स्केलिंग करते हैं और हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो है वो 5 सेकंड के बराबर है। यानी एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर की, ये 2 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है ये 5 सेकंड के बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड के बराबर हो गई, ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड के बराबर, ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड के बराबर हो गई। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। स्केलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अब यहां पर अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो टाइम 25 सेकंड तक जा रहा है, यानी यहां से 1 2 3 4 5 6 7 लेके 25 नंबर होने चाहिए थे, यहां पर 35 नंबर होने चाहिए थे। तो 25 और 35 ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस ग्राफ को छोटा रखने के लिए हम स्केलिंग कर देते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो 2 सेकंड की डिस्टेंस है वो 2 सेकंड की डिस्टेंस 5 सेकंड टाइम को, जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो 5 सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो 5 सेकंड के बराबर है। वहीं वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर हम वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर मेजर करते हैं तो वो 7 मीटर डिस्टेंस को बताता है। तो ये स्केल करना होता है हमको, बहुत जरूरी। अब पहला पॉइंट है हमारा 0,0, पहला पॉइंट है 0,0 जो कि यहां से स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट है 5,7, तो देखिए यहां पर एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 7, ये दोनों को हम मिलाएंगे, यहां मिल गया। तीसरा पॉइंट है 10,14, चौथा पॉइंट है 15, आपका 21, पांचवा पॉइंट है 20,28 और छठवां पॉइंट है 25,35। ये हमारे पॉइंट हो गए, ये हमारे पॉइंट हो गए। अब हम इन सारे ही पॉइंट्स को मिला देंगे, हम इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो हमने क्या देखा कि हमें मिल गई एक स्ट्रेट लाइन, हमें मिल गई बेटा एक स्ट्रेट लाइन। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्लोप, इसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब है चेंज इन वाई, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। या फिर हम स्लोप जो है वो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। और ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप होती है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये किसके बराबर होती है? ये स्पीड के बराबर होती है। ये जो बेटा आपकी स्लोप निकल के आई है, ये स्लोप क्या बता रही है? स्पीड बता रही है। और आप जरा ध्यान से देखो, ये स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर किसी ग्राफ की स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो एक समान हो रहा है। ठीक है, द ग्राफ इज अ लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। आप देख सकते हैं ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस भी बढ़ रही है। और एक समान रेट से, जिस रेट से टाइम बढ़ रहा है, सेम उसी रेट से डिस्टेंस कवर भी बढ़ रही है, कवर डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइंडिंग द वेलोसिटी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी होती है। जस्ट अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा? स्लोप हम निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब मैं यहां पर कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं, इसको P1 मानता हूं, इसको P2 मानता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया x2 y2। ये मेरे 2 पॉइंट हो गए, P2 और P1। मैं इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप निकाल सकता हूं इस ग्राफ की। कैसे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 क्या है? 14, y1 कितना है? 7, x2 कितना है? 10, x1 कितना है? 5।
14 माइनस 7 7 और 10 माइनस 5 ये हो गए 5। तो इस ग्राफ का जो स्लोप निकल के आया है वो है 7/5 और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा वो स्पीड के बराबर या हम कहें वेलोसिटी के बराबर होता है। तो ये निकल के आ गया है 7/5 मीटर पर सेकेंड। 7/5 मीटर पर सेकेंड। बस बहुत सिंपल है, ऐसे आप किसी भी दिए हुए ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम 0 था, डिस्टेंस 0 था। 2 सेकंड में 1 मीटर, अगले 2 सेकंड में 3 मीटर, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में 7 मीटर, अगले 2 सेकंड में 9 मीटर, अगले 2 सेकंड में 11 मीटर, अगले 2 सेकंड में 13 मीटर। यहां पर देखो टाइम इंटरवल तो सेम है बट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट वो सेम नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। और इसी वजह से जब हम इस मोशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हम इन सारे पॉइंट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे और जब हम इन सारे ही पॉइंट्स को आपस में मैच करेंगे बेटा तो हमें एक कर्व मिलेगा। ये क्या है? ये स्लोप है। ये स्लोप है। कैसा स्लोप है? ये एक कर्व है। कर्व है मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन की जगह एक कर्व हो तो वो हमें बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यूनिफॉर्म मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट एक समान मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? देखो सबसे पहले तो ये हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। एक बच्चा है जो कि एक समान रेट से चल रहा है और वो 3 सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 3 मीटर वो क्या कर रहा है? एक समान रेट से, सेम स्पीड से चल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रहा है जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है एक समान रेट से। तो पहले 3 सेकेंड तक वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? सिंपल है, 150 मीटर की। ठीक है, अब वापस वो B से C तक चलता है। B से C तक सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो बेटा देखो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है और 6 सेकेंड तक चल के पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। तो ये हमें पॉइंट मिल गया है 6,50। अब देखो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, 6 सेकेंड तक चल रहा है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 300 मीटर हो जाएगी। यानी एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये डिस्टेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस AC माइनस AB कर देंगे, 300 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा हमारा 150। ये तो सिंपल चीज है जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन बाय ग्राफिकल मेथड देखो, हमें यहां पर एक क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि A से B जाता है, B से C जाता है, तो हमें B से C तक का क्या फाइंड करना है? किसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड।
इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड कर लीजिए, आपको उस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, यहां से देखिए ये पॉइंट है 6, ये पॉइंट है 3, यानी ये जो आपका इस रेक्टेंगल का विड्थ आया वो आ गया 3, और ये कितना है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 50। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 × 50 और विच इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो मेन है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक समान रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में, आप देख सकते हो सेम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो एक समान हो रहा है। हर 5 सेकंड में जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो रही है, 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, एक समान रेट से। तो इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट होगा बेटा, वो ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये क्या है, स्लोप है, स्लोप है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। कंसीडर टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल है, आप इसके अंदर का एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया फाइंड कर लीजिए। देखिए 10 सेकेंड ये रहा, 10 सेकेंड ये रहा, 20 सेकेंड ये रहा। आपको डिस्टेंस निकालनी है कि 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आपको क्या करना है, ये पूरा एरिया फाइंड कर लीजिए, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O। तो देखो जो एरिया निकल के आएगा, जो बेटा एरिया निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर AODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। ये दोनों का एरिया निकालेंगे, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोगों ने किया है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखो स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्लोप कैसे निकालोगे, तो अगेन स्लोप निकालने का सेम फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये करो और आपको स्लोप निकल जाएगी। यहां पर आपको पॉइंट दिए हैं x1 y1 x2 y2, आप ये निकालो और कमेंट में मुझे बताओ क्या लिखोगे। आप स्लोप लिखोगे, स्लोप किसका लिखोगे, स्लोप लिखोगे, स्लोप बराबर एक्सेलरेशन लिखोगे और इसका आंसर लिखोगे। आपको सारे पॉइंट्स दिए हैं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। फटाक से निकालिए और आंसर कमेंट करिए क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना है। देखो जो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो होती है वो हमको क्या देती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमको बताती है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमको बताती है एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालें तो हमको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाले आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस डायग्राम को याद रखना है, रिपीट कर देता हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप
क्या होती है, वेलोसिटी के बराबर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है एक्सेलरेशन के बराबर। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है वेलोसिटी के बराबर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है डिस्टेंस के बराबर। ये बस आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। यहां पर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इस v क्या होता है, आपका फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है। t होता है टाइम और s होता है डिस्प्लेसमेंट। ये 5 वेरिएबल होते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। अब इन तीनों से मिलके तीन हमें इक्वेशन मिलती है, v बराबर u प्लस at। इन तीनों से मिलके बेटा हमें तीन इक्वेशन मिलती है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और तीसरी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन कहां पर है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन v बराबर u प्लस एटी। ये वाली जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम, मतलब s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन है, इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहते हैं। फिर आती है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। आप देखेंगे तो हर एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल होते हैं। 3 आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, चौथा खुद फाइंड करना होता है। 3 क्वेश्चन में होंगे, चौथा फाइंड करना होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। हमसे वेलोसिटी पूछी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी है। कौन सा इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट वाला, v बराबर u प्लस एटी। हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी दी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 3। तो जो आपका 3 सेकेंड बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। आपको गिवन क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन चूज करेंगे। जैसे गिवन में आपको u, a और t दिया था, फाइंड करना था v। अब ऐसी इक्वेशन देखिए जिसमें ये चारों होते हैं, v u a t, तो ये रही इक्वेशन, हमने यूज की और हमने फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय के लिए एक्सेलरेट हो रही है, 8 सेकेंड के लिए। पूछ रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमको यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दी है क्योंकि बोला है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 सेकेंड तक ये बोट चलती है और पूछा है कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी s फाइंड करना है। अब बताओ इन चारों से मिलके एक इक्वेशन कौन सी बनती है, तो इन चारों से मिलके एक इक्वेशन बनती है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, तो एक्सेलरेशन है 3। टाइम कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू 3, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ये आपका हो गया 32 एंड 32 इंटू 3 डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 96 मीटर।
हमें ये गिवन था, ये फाइंड करना था, और इन चारों का आपको कौन सी इक्वेशन है, इन चारों से मिलके कौन सी इक्वेशन बनती है, ये वाली। तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली और अपना आंसर निकाल दिया। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी अगले 5 से 10 सेकंड में, आप 5 से 10 मिनट में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा डन हो जाएगा। यहां देखो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक में, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आप देख पा रहे हैं, ये जो येलो वाली बॉडी है, ये इस ब्लू वाली बॉडी के अराउंड एक सर्कल में घूम रही है, मोशन कर रही है। तो हम इस येलो बॉल के मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्लियर है? अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या? तो जब इस येलो बॉल की स्पीड कांस्टेंट हो जाए, अगर इस येलो बॉल की स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म, एक समान स्पीड सेम हो। इस येलो बॉल की अगर स्पीड सेम है तो हम उसी सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने लगेंगे। पहली बात, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहा है तो हम कहेंगे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने लगेंगे। ठीक है? पर एक चीज देखने वाली है कि इस मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पर, इस मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन है, मोशन की डायरेक्शन है, वो चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बेटा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, पर जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन जो है वो तो चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पर। और अगर मैग्नीट्यूड स्पीड का कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये जो मोशन है ये क्या कहलाएगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, क्योंकि यहां पर इस बॉल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और इसी वजह से ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है? तो देखो, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? और ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, बता दिया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ही तो कांस्टेंट है ना, तो ये वेलोसिटी में चेंज करवा रहा है, डायरेक्शन चेंज, और इस वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है? चलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप समझ गए हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ गए हैं, जिसे हम एक एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्लियर है? यहां पर स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, बट जो मोशन की डायरेक्शन है, जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। इसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं बेटा। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो है मैंने कवर कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, उन क्वेश्चन में से कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ओडोमीटर है एक कार का जो कि रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो देखो, स्पीड निकालना है, यानी हमें डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग से। डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? फाइनल रीडिंग ओडोमीटर की माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितनी है? 2400 किलोमीटर, इनिशियल रीडिंग है 2000 किलोमीटर। मतलब जो हमारा कार है वो टोटल 400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। टाइम कितना है? तो टाइम है 8 आवर। 8 आवर
बहुत सिंपल है, हम स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 8 आर। तो जो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आया है, एवरेज स्पीड वो कितना आ गया है, ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड निकल के आ गया किलोमीटर पर आवर में। हमसे मीटर पर सेकंड में भी पूछा है, मीटर पर सेकंड में भी पूछा है, हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से हमारी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2500 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड, 250/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में, और ये रही एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds and then turn around and 100 meter back to the point C in another 1 minute. What is the Joseph average speed and velocity? ठीक है, चलो देखो, जो जोसेफ है वो जॉगिंग कर रहा है A से B तक, जो कि है 300 मीटर। तो पहले वो A से B जाता है, A से B जाता है 300 मीटर, ठीक है, और 100 मीटर टर्न होके पॉइंट C पर आ जाता है। B से वापस टर्न होता है, यहां पर एक पॉइंट C है, यहां पर आ जाता है जो कि 100 मीटर है। A से B तक जाने में उसको 2 मिनट 50 सेकंड लगते हैं, 2 मिनट 50 सेकंड्स लगते हैं, और B से C तक 100 मीटर आने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। हमसे पूछा है कि इसका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बेटा निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर इधर जा रहा है, वापस 100 मीटर इधर आ रहा है, टोटल डिस्टेंस 400 मीटर। टोटल टाइम 2 मिनट 50 सेकंड इधर और वापस आने में 1 मिनट, यानी टोटल टाइम 3 मिनट 50 सेकंड। टोटल टाइम 3 मिनट 50 सेकंड, 3 मिनट 50 सेकंड, ठीक है। टाइम निकाल लेते हैं। 3 मिनट का मतलब 3 × 60 प्लस 50, ये हो गया 180 प्लस 50 मतलब 230 सेकंड। जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 230 सेकंड। इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 0 से 0 कैंसिल। जो एवरेज स्पीड निकल के आया बेटा, एवरेज स्पीड निकल के आ गया, वो आ गया 40 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, इनिशियल ये फाइनल ये। टोटल डिस्टेंस 300 में से 100 माइनस कर दो तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 200। तो डिस्प्लेसमेंट है 200। टाइम टोटल कितना लग रहा है, 230 सेकेंड। तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो आया है बेटा वो आ गया है 20 डिवाइडेड बाई 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम उसी पर है बट इसमें कुछ अलग पूछा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है इस क्लास 9th फिजिक्स का, मोशन नामक, उस चैप्टर को हमने एंड कर दिया है यहां पर इस फर्स्ट स्प्रिंट के क्लास में। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एक बात सब लोग फटाफट बता दीजिएगा कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया, मजा आ गया कि नहीं। अब ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और आपका जो ये स्प्रिंट बैच है वो आप में इतनी एनर्जी ला देगा, इतनी जान फूंक देगा कि आप लोग बिल्कुल दौड़ते दौड़ते अपने एग्जाम को पास कर लेंगे। क्योंकि स्प्रिंट का मतलब क्या है, दौड़। हमें दौड़ लगानी है, तेज वाली दौड़ लगानी है क्योंकि समय बहुत कम है। तो बेटा पढ़ते रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो और हां, इन 2 महीनों में फोकस हो जाओ, बस बढ़िया से मेहनत कर लो यार।
अच्छे परसेंटेज के साथ जब 10th में जाएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस हमारा बूस्टअप होगा, जो हमारी पढ़ाई होगी वो एक अलग लेवल पर जाएगी। तो अलग लेवल पर पढ़ाई करना है यार, और फिर स्टोरी भी तो सुनाना है कि पढ़ाई हम करते थे अपने जमाने में, 2-2 3-3 घंटे तक पढ़ते थे। तो उन कहानियों को सुनाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।